का ऑप्शन चालू कीजिए। Sir, you are muted. Okay. So I hope all are fine only. So we were discussing the cell, the unit of life. We have discussed some aspects of the cell, the unit of life. तो शायद हम कहाँ तक इसका डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में? प्रोटोप्लाज्म तक हो गया था, प्लांट प्रोटोप्लाज्म तक हो गया था। वेरी गुड। तो प्रोटोप्लाज्म तक हुआ था, तो आगे हम देखेंगे अभी। तो साइटोप्लाज्म भी अपना डिस्कशन हुआ था। ओके, साइटोप्लाज्म। सो कैन एनीबॉडी से, क्या आप में कोई बता सकते हैं क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म? Sir, cytoplasm is present between cell membrane and nucleus, the area between cell membrane and nucleus, whereas nucleoplasm is present inside the nucleus. Very good. So that is the major difference between the cytoplasm and nucleoplasm. Now, in this cytoplasm of a plant cell, there are present many cell organelles. Okay. तो सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. So different cell organelles are present inside the cytoplasm of a cell. It may be plant cell, it may be animal cell. So different cell organelles will be present. Now this cytoplasm, when you take, the cytoplasm will show two important properties. ये साइटोप्लाज्म के है ना, दो प्रॉपर्टीज होते हैं. एक प्रॉपर्टी है रोटेशन. ओके, तो एक जो प्रॉपर्टी होता है साइटोप्लाज्म का वो है अपना रोटेशन, और दूसरा प्रॉपर्टी जो साइटोप्लाज्म का है वो है अपना सर्कुलेशन. ये आपने पढ़ा नहीं था 10th क्लास में, अब हम देखेंगे किस टर्म्स को. ओके, तो साइटोप्लाज्म के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक है रोटेशन, दूसरा है सर्कुलेशन. तो रोटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट सेल है, ओके, कोई भी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है. कोई भी प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल होता है. ओके, ये साइटोप्लाज्म विल बी मूविंग अराउंड द वैक्यूल. मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूल, वी से इट एज रोटेशन. ओके, व्हाट इज रोटेशन? मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म around the wall, and this movement may be in clockwise direction, may be in anti-clockwise direction. Okay, so this cytoplasm is moving around the vacuole, clockwise direction, anti-clockwise, may be in clockwise direction. So that is known as rotation. So रोटेशन के साथ साथ कुछ प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म का और एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन. तो व्हाट इज सर्कुलेशन मींस? जब प्लांट सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, अगर कोई भी प्लांट सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स अगर होते हैं, तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है, साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है, इट विल बी zigzag. How it will be? It will be not in a regular manner, it will be in a zigzag manner. तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सर्कुलेशन. तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल या साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक है सर्कुलेशन, दूसरा है रोटेशन. रोटेशन का मतलब होता है जब साइटोप्लाज्म वैक्यूल की प्रदक्षिणा करता है उसको हम बोलेंगे रोटेशन. सिंपल. रोटेशन क्या है? साइटोप्लाज्म वैक्यूल की प्रदक्षिणा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. सर्कुलेशन क्या है? अगर सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हैं तो साइटोप्लाज्म जो है एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, रैंडमली मूव करता है, जिगजैग मैनर में मूव करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन. राइट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है उसको शॉर्ट में सिनॉप्सिस में बताता हूँ. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था सेल को,
Okay, cell, the basic structural and functional unit of all living organisms. Two types of cells, prokaryotic cell, eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है. प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है. तो हमने टाइप्स ऑफ सेल्स भी पढ़े कि सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज है, डिफरेंट शेप है. ओके, we also discussed the longest cell, largest cell, smallest cell. Can you say which is the smallest cell? Smallest Mycoplasma. cell? Yeah, mycoplasma. So that is the smallest cell. Which is the largest cell? Ostrich egg. Ostrich egg. Very good. So ostrich egg जो है सबसे बड़ा सेल होता है. ओके, और सबसे लंबा सेल जो है नर्व सेल है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं. नर्व सेल. या फिर उसके बाद हमने प्लांट सेल का डिस्कशन स्टार्टअप किए थे. तो प्लांट सेल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, प्रोटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है. सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से बनके हैं. तो सेल वॉल 3 टाइप्स का है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नीचे होता है प्लाज्मा में, राइट, और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में फिर से दो आ गए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला सॉल्यूशन न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के बाहर रहने वाला जो सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म. अब सेल के अंदर, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. अब उन बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स में हम एक एक सेल ऑर्गेनेल को शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब मैं थोड़े आपको एक डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया आएगा अब तक हमने क्या पढ़ा है. ओके, सो रेडी टू सी द डायग्राम्स. सर एक डाउट है. सनिक, सावनी, वेट, फर्स्ट सी द डायग्राम्स. ओके सर. आई विल क्लियर योर डाउट, डोंट वरी. सो ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स है. ओके, सो आप देख सकते हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिंपल बेसिक डिफरेंस एक ही है. आप प्लांट सेल को देखो, इसको सेल वॉल है. ओके, और एनिमल सेल को अगर आप देखते हो तो इसमें सेल वॉल नहीं है. ओके, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट बहुत सारे डिफरेंसेस में फंडामेंटल डिफरेंस कौन सा है? फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है. ओके, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, राइट. अगेन इफ यू सी, ये है अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ओके, ये अपना सी, ये यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है. ये बैक्टीरियल सेल है. ओके, ये पीपीएलओ है. पीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है. उसका साइज आप देख सकते हो. अपना यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर है, तो बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर है. पीपीएल 0.1 है. वायरस तो बहुत ही छोटा है, 0.02. यू कैन इमेजिन, अंडरस्टूड नो? So you can imagine how small the cells are. Viruses तो सबसे छोटे हैं. Okay. So again you can see some diagrams. ये थोड़ा मतलब बीच में अपना नेटवर्क का इशू हुआ था ना, इसीलिए. ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स और प्रोटीन से मतलब इट इज मेड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स और प्रोटीन से इट इज मेड. ओके, सो दिस इज द, अब तक हमने क्या डिस्कस किया उसका एक ट्रेलर है. तो अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे. सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने से पहले सावनी का डाउट अपन मतलब आई विल क्लैरिफाई. हाँ सावनी, यू कैन आस्क नाउ व्हाट इज योर डाउट. सर रोटेशन और सर्कुलेशन की नीड क्या है? रोटेशन और सर्कुलेशन की नीड क्या है, मतलब नीड क्यों क्या है? रीजन हियर, अब सेल के अंदर जो है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी समंदर है, कोई भी समंदर के अंदर पानी है, तो पानी तो मतलब इट विल बी मूविंग. ओके, सो इसी प्रकार से सेल में ओके डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को अपने पोजीशन में रखने के लिए साइटोप्लाज्म का मूवमेंट जरूरी होता है.
और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के वजह से ही फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है सेल के अंदर। ओके, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के थ्रू फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर, और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर बनते हैं वो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के थ्रू ही बाहर फेंक दिए जाते हैं। ओके, तो ये दो जो है फंडामेंटल यूजेस है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के। ओके, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को हकीकत में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, क्लियर सनिका? सॉरी सावनी? यस राइट सर। नाउ हाँ बेटा, वेरी गुड, आस्क। सर, न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियोलस भी रहता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में क्या फर्क है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हाँ, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या फर्क है सर? लिसन हियर, अभी ये अपना सेल है, ठीक है, सेल के जनरली सेंटर ऑफ द सेल में न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा डीपली स्टेन्ड बॉडी होता है। स्टेन्ड बॉडी का मतलब क्या होता है? जिससे हम कलर दे सकते हैं। ओके, एक छोटा सा दाना मतलब छोटा सा एक बॉडी होता है जिसको वी आर सेइंग इट एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है सेल डिवीजन के टाइम पे काम में आता है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी सॉल्यूशन है, जो कुछ भी लिक्विड है, उसको ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सिंपली अगर बोलना है कि भाई न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में वी कैन से इट एज प्रोटोप्लाज्म। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? अगर आपसे पूछा गया कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, सुनो, सेल के अंदर रस्सा है, उस रस्से को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस में जो भी लिक्विड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो भी लिक्विड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तीनों सेम है, लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उनका नाम चेंज कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर इन इंडिया, ओके, इफ यू गो टू अमेरिका एंड इफ यू सेटल देयर यू आर कॉल्ड अमेरिकन। अंडरस्टूड द पॉइंट? इन द सेम वे सेल के अंदर जो भी लिक्विड है वो प्रोटोप्लाज्म है। जब वो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसको स्पेशली हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पॉइंट क्लियर है? यू अंडरस्टूड बेटा? यस सर। राइट। ना अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आपने एक वर्कशॉप अटेंड किया होगा, लर्निंग टू लर्न। ओके, उसमें जो शॉर्ट टेक्निक्स आवाज का आप लोग सुनो बेटा, सभी लोग आप म्यूट मोड पे रहो। आपको तो बोलना जरूर है बट सुनना भी जरूरी है। तो आप अगर थोड़ा साइलेंटली म्यूट मोड पे रहोगे तो अपना ऑनलाइन है तो फिर आपको भी क्लियरली समझ में आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। ओके, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को हमें पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर रहने वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम है कोल्लिकर। कोल्लिकर साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ओके, एक साइंटिस्ट था आल्टमैन। आल्टमैन साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोप्लास्ट। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहते थे। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? नो। सो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कोल्लिकर साइंटिस्ट ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को आल्टमैन साइंटिस्ट ने बायोप्लास्ट कहा था। ओके, और बेंडा एक साइंटिस्ट था
BEND, ये वेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टीमन ने बायोप्लास्ट का नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को वेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ओके, सो कब दिया था KAB कब? ओके, तो अब इसमें यू लिसन वेरी केयरफुली। के कोलिकर, ए अल्टीमन, बी वेंडा। अंडरस्टूड नो? के कोलिकर, ए अल्टीमन, बी वेंडा। कोलिकर साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, अल्टीमन साइंटिस्ट ने उसको बायोप्लास्ट बोला, वेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, लॉजिक समझ गए? यस सर। राइट। सो अभी आपको और एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन, दोनों में बहुत फर्क होता है बेटा। एकेडमिक प्रिपरेशन में हम आंसर को रटते हैं, फिर उसको जनरली लिखते हैं, बट कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। टेक्निक्स हमें किसमें यूज होते हैं? कम समय में आंसर लाने के लिए अपने को शॉर्टकट टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग में आपको सिखाया जाता है। जैसा बायो है तो बायो में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में अपने अपने अकॉर्डिंग टेक्निक्स होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में यही स्पेशलिटी है कि सब कुछ हमें टेक्निकली सीखने को मिलता है। राइट। सो ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीटेड? यस सर। राइट। तब का मतलब क्या हुआ? तब से हमें क्या याद रखना है? कोलिकर अल्टमैन नेम्ड बायोप्लास्ट, वेंडा नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस की अभी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट वर्जन में कंप्लीट करना है। तो अक्सर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जनरली सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो रॉड शेप्ड हो सकता, या तो स्फेरिकल हो सकता है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग शेप होता है। जनरली ये सासर शेप होता है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है सासर के जैसा होता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, सो अभी मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक फोटो बताता हूँ। आपने 10th क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है। ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट इसको देखो, क्योंकि डायग्राम जो टेक्सचुअल डायग्राम होते हैं वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, लॉजिकली समझने के लिए हमें मैन्युअली डायग्राम बनाना पड़ता है। तो जनरली जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शन करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को काट के देखते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जब हम उसको काटते हैं तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आड़ा अगर उसको काटते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो ऐसे ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, मतलब काटने के तरीके। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को लॉन्गिट्यूडनली काट के देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का दर्शन ऐसे होता है। ओके, जस्ट आप उसको देखो। राइट, दर्शन कर लिए सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया का? यस सर। राइट। सो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का हम शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो लाइक दिस वे इट विल बी। ओके, this is I'm using another color to draw inner membrane. This is the inner membrane. Okay,
Now mitochondria is having two membranes, outer membrane and inner membrane. The space which is present in between outer membrane and inner membrane, we say it as perimitochondrial space. Now inner membrane जो है अंदर के तरफ फोल्ड होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर के तरफ फोल्ड होता है, ये अंदर वाले फोल्डिंग्स को ही कहा जाता है क्रिस्टे, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड होता है, ये फोल्डिंग्स को ही कहा जाता है क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी स्पेस है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, ये अपना कैप है, इसके अंदर स्पेस है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को ही कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? उस स्पेस को कहा जाता है मैट्रिक्स। तो हम इसको अभी टेक्निकल नोट्स बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है जिसको हम बोल रहे हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पॉइंट इज क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, आउटर वाला मेम्ब्रेन और इनर वाला मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वी आर सेइंग इट एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स, इनफोल्ड्स का मतलब क्या हुआ? इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग्स को बनाता है, इन्हें जिसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स को बनाता है, इस फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। ओके, स्पेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस है, व्हाट वी आर सेइंग दैट स्पेस वी आर सेइंग इट एज मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम्स है और बहुत सारे एंजाइम्स है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को ही वी आर सेइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स है और बहुत सारे एंजाइम्स है। तो क्रिस्टे के ऊपर ये ऐसा है, होता है अपना क्रिस्टे। क्रिस्टे के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है ऑक्सीजोम्स। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? नो, क्रिस्टे के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑक्सीजोम्स। इन्हें F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इन्हें F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ओके, आई रिपीट वंस अगेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है, आउटर वाला मेम्ब्रेन, इनर वाला मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है, राइबोसोम है और बहुत सारे एंजाइम्स है वगैरह वगैरह है। ये मेन थिंग्स है। तो इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड करता है, इन फोल्डिंग्स को ही कहा गया क्रिस्टे। क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम्स। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को बनाना। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमारे बॉडी में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, राइट? अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। और आपने ये भी पढ़ा कि एनर्जी जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हम फूड मटेरियल्स को खाते हैं, ओके, व्हाटएवर द फूड यू ईट, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन को यूज करके फूड को जलाया जाता है, राइट? जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, सो नाउ आपने 10th क्लास में न्यूट्रिशन वाले लेसन में पढ़ा कि एक सेंटेंस, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस होता है, फूड इज फ्यूल टू द बॉडी। आपने ये लाइन पढ़ा है आपके एनसीईआरटी में। फूड जो है हमारे बॉडी का ईंधन है, फ्यूल है। ओके, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो
तो जब आप पेट्रोल गाड़ी में डालते हो तो पेट्रोल का कंबशन होता है, मतलब उसको जलाया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन द सेम वे व्हाट एवर यू ईट, जो भी आप खाते हो उसका भी ऑक्सीडेशन, मतलब वो भी जलाया जाता है जिसके वजह से एनर्जी मिलता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है हीट के फॉर्म में। ध्यान से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ये हीट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो केमिकल एनर्जी ही अपना एटीपी है। तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, एटीपी इज एनर्जी। ओके, तो ये जो हीट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज द बायो फर्नेस, it is the cell furnace. Understood? No, हम माइटोकॉन्ड्रिया को why we are saying it as the power house? सिंपल रीजन है कि वो हीट एनर्जी जो निकल रहा है खुद से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यू टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में और एक दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। ये पॉइंट याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और रिश्ते में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, नाउ इसको मैं शॉर्टली बताता हूं कि जो आपने फूड मटेरियल को, यू हैव टुक द फूड, आपने फूड को खाया, जो भी फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज ब्रेकअप हुआ पायरुविक एसिड में। ओके, पायरुविक एसिड फिर तीसरे साइकिल में गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में गया। तो नाउ व्हेन द फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज का अगर फार्मूला आप देखते हो C6H12O6 है, जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 you will get. This is known as what? Complete oxidation of the glucose. तो जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है उसी टाइम पे आपको एनर्जी मिलता है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनमस। सेमी ऑटोनमस का मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो 2 माइटोकॉन्ड्रिया को, 3 माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है क्योंकि उसमें डीएनए है। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो डीएनए रहने के वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनमस कहा गया। तो प्लांट सेल में 2 ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेमी ऑटोनमस है, मतलब खुद ब खुद वो डिवाइड हो सकते हैं। उनमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा वाला है अपना क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, इसीलिए वो 2 सेमी ऑटोनमस है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के दूसरा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है जिसमें डीएनए है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखो और इंफॉर्मेशन। So this is the thing about the mitochondria. So we are adding the label mitochondria as powerhouse of cell. We can say mitochondria as powerhouse of cell. There are different names given. Cell furnace. It is also called as biofurnace. Mitochondria के इतने सारे अलग-अलग नाम names. Okay. So this is the story about the mitochondria. Okay, now can you say me, I want to ask you an important question here. हमारे बॉडी में सेल में अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए का शेप कैसे होता है? स्पाइरल, डबल हेलिक्स। डीएनए का शेप कैसे हो सकता है? सोचो आप 2 मिनट।
स्पाइरल होता है क्या? आपने ये सुना है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? कभी आपने नाम सुना है डबल हेलिकल ऐसा वाला? यस। सो डीएनए का शेप कैसा है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिकल मतलब हाँ करेक्ट थे सर उसके दोनों साइड वो स्ट्रैंड्स थ्रेड लाइक रहता। हाँ, दोनों दोनों तरफ जो है स्टैंड होता है, करेक्ट। तो सिंपल अगर कहना है तो अपना जो सीढ़ी होता है, लैडर होता है ना, उसी टाइप में होता है अपना डीएनए। ओके, डीएनए इज लाइक ए लैडर। ओके, ये ले लिए ना स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो वो पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखो, कोई भी अगर सेल है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ये जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है और लैडर के जैसा होता है, सीढ़ी के जैसा, मतलब लाइक दिस वे। ओके, तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर वाला डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सीढ़ी जैसा होता है। ये जो है लीनियर डीएनए, वी कैन से इट एज व्हाट? लीनियर डीएनए। ओके, अगर कोई भी सेल के डीएनए अगर सेल के न्यूक्लियस के बाहर है तो वो हमेशा सर्कुलर होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो सर्कुलर है, क्लोरोप्लास्ट में भी जो डीएनए है वो सर्कुलर है। न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए है तो वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, सीढ़ी जैसा होता है, और लीनियर डीएनए उसको हम बोलते हैं। अगर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए है, किसी भी सेल ऑर्गेनेल में डीएनए है, तो वो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, ये एक फैंटास्टिक लॉजिक है। दिस इज द थिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज we have to discuss is plastids. प्लास्टिड्स नाम आपने कभी सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Can you say what are plastids? आपने 10th में, ये अपने सीबीएसई में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है। तो प्लास्टिड्स क्या है? Non-degradable substance. Sir, plastids are double membranous organelles which are present in plants and algae. प्लांट सेल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ओके, ये प्लास्टिड्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। ये प्लास्टिड्स को सबसे पहले डिस्कवर लियोनहुक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, तो आप इस साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, एंटोनी वैन लियोनहुक। ओके, तो लियोनहुक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था। ओके, स्किम्पर साइंटिस्ट था एक, स्किम्पर साइंटिस्ट ने नाम दिया था प्लास्टिड। ओके, तो स्किम्पर नेम्ड, आई एम राइटिंग। ओके, सो लियोनहुक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया और स्किम्पर साइंटिस्ट ने लियोनहुक द्वारा डिस्कवर किए गए सेल ऑर्गेनेल्स को प्लास्टिड्स का नाम दिया। ये प्लास्टिड्स जो है 3 टाइप्स के हैं। प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। ओके, वो 3 टाइप्स क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है, वन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर लूकोप्लास्ट। दूसरे टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। और ये थर्ड वाला प्लास्टिड तो बहुत फेमस है, यस और नो?
क्लोरोप्लास्ट इज वेरी वेरी फेमस प्लास्टिड। हम बहुत बार इसका नाम भी सुने हैं, क्लोरोप्लास्ट Yes, का। ओके, तो ये प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के हैं, लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नाउ ये लूकोप्लास्ट का काम क्या है? लूकोप्लास्ट जो है फूड को स्टोर टू फूड। लूकोप्लास्ट जो है फूड को स्टोर करते हैं। लूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये क्रोमोप्लास्ट जो है गिव्स कलर। क्रोमोप्लास्ट जो है गिव्स कलर, मतलब अगर आप कोई भी फूल को देखते हो, रेड रोज है, ब्लैक रोज, डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स, पेटल्स मतलब आप समझते हो ना? yes, sir. So plant will show different colors. Different colors of the plants are due to chromoplastids. Now when you speak about chloroplast, क्लोरोप्लास्ट एक मतलब एक इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है, जिसके वजह से प्लांट का जो कलर है, प्लांट के लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर में होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? नो? तो फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट सेल्स के वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सनलाइट को कैप्चर करता है और फूड मटेरियल्स को बनाता है। तो ये 3 प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है, जिसके वजह से पूरी दुनिया चल रहा है। क्योंकि प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स क्यों अपना ओन फूड बनाते हैं? क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स में सनलाइट को ट्रैप करने की क्षमता होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या है? प्लांट में रहने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। ओके, सो प्लांट में रहने वाला एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, जिसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया, और स्किम्पर साइंटिस्ट ने नाम दिया प्लास्टिड। और प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन हुआ कि प्लास्टिड 3 टाइप के हैं। एक है लूकोप्लास्ट, जिनका कोई कलर नहीं है, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम फूड को स्टोर करना है। क्रोमोप्लास्ट, ये कलर वाले प्लास्टिड है जो कलर को देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर में रहने वाले प्लास्टिड्स है जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेलली पढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरे प्लास्टिड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है इंपॉर्टेंट प्लास्टिड। यहाँ तक मेरे पॉइंट्स आपके क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सो हम Yes, sir. क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करके 5 मिनट्स अपन थोड़ा इंटरेक्ट करके देन वी विल स्टॉप। नो, अभी क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से सुनो। तो क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन है, तो ग्रीन है तो हम ग्रीन से उसको उतारेंगे थोड़ा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है, उसका भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है उसको भी आप पेरिप्लास्टिडल स्पेस, व्हाट वी आर सेइंग इट इज पेरिप्लास्टिडल स्पेस। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, उसको वी आर सेइंग स्ट्रोमा। व्हाट वी आर सेइंग स्ट्रोमा। अंडरस्टूड नो? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसको वी आर सेइंग स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर देयर आर समथिंग like this way.
Okay, these are called, see, this is stroma. Stroma is having something 1, 2, 3 which are called thylakoids. What we are saying, the thylakoid. So this is the thylakoid. Now group of thylakoids, we say it as granum. What we are saying? We are saying it as what? Granum. So what is granum? Group of thylakoids. For example, this is a thylakoid. Group of thylakoids is granum. इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, so याद रखो कि ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड्स को ही ग्रैनम कहा जाता है. Okay. Now inside the chloroplast we have stroma and we are having thylakoids. ये स्ट्रोमा की स्पेशलिटी क्या है? ये स्ट्रोमा की स्पेशलिटी है उसके अंदर है सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम है 70S वाला और बहुत सारे एंजाइम्स है. और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन. स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन. ये डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या है मैं बताऊंगा. और ग्राना में है क्लोरोफिल एक्सेट्रा, और बहुत सारे पिगमेंट्स हैं. और इस ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन. ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है बताऊंगा शॉर्टकट में. ओके, तो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन. तो जब हम माइक्रोस्कोप को यूज करके अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो कैसा दिखता है एक बार वो भी अपन देखेंगे. ओके, ये सेक्शनल व्यू. क्लोरोप्लास्ट को काटा गया, अंदर देखा गया तो डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इनर एंड आउटर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के ऊपर कुछ सिक्के मतलब कॉइन्स के जैसा अरेंज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ग्रैनम. एक कॉइन एक को कहा जाता है थाइलाकोइड. थाइलाकोइड के गुच्छे को, थाइलाकोइड के ग्रुप को कहा जाता है ग्रैनम. ओके, कदल में हेलो my choice. clear, understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now this is for today. So we have discussed two important organs today. One is mitochondria, another one is the chloroplast. So in the tomorrow's class I will shortly explain you the dark reaction क्या है, light reaction क्या है, for your understanding. Okay, light reaction and dark reaction. So what I have explained in today's class, you understood easily? Yes, sir. Yes, sir. कहीं पे कुछ Yes, टेक्निकल sir. प्रॉब्लम, Sir. कहीं पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं सर. No, sir. Board is clear, voice is clear, everything is clear, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, very good. तो कल हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड मीनवाइल आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लो, बस आप समझ क्लासेस को अच्छा मतलब अच्छे मूड से सुनो. ओके, एंड यू कैन सजेस्ट योर, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं क्लासेस के लिए, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज. तो बाद में हम आने वाले और कुछ लेसन्स है ना थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे. ओके, प्रैक्टिकली देखना मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल प्लांट साइंस हो, एनिमल साइंस हो, कुछ अगर
आता है तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता के भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अपने को थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थोड़ा आप भी एंटरटेन महसूस करें. ओके. Yes, sir. So by this I am concluding Yes, my sir. class. Okay. So have a nice day. Okay, and attend the other classes also. Have fantastic and glorious day. Okay. So we'll meet in the next class. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye, Have a sir. great Thank day. you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Bye. Bye, sir. Bye. Avinash sir. Avinash sir. मैं बोर हो रहा हूँ, क्या मैं प्लीज खेल लूँ?